हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें रेलवे इंजीनियरिंग की जो आपकी सिविल की गोली की बुक है उसका एक एक करके हम लोग सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के जो रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ देखने वाले हैं। तो इस तरह से आपके धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट में कंप्लीट करा दूंगा। बाकी जो स्टूडेंट्स जो हैं अपनी प्रिपरेशन आरआरबी जेईई कर रहे हैं, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम भी आपका नज़दीक है, तो आप लोग जो है अब तो आप लोग बुक जो है आप लोग क्या करिए कि आप लोग सिविल की गोली ऐप पर जा करके इसका ई बुक आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसका ई बुक जो है आपके बहुत ही लो प्राइस में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर के थ्रू आप लोग पूरे बुक को जो है बहुत कम समय में आप लोग स्पीड पर रख के देख सकते हैं, जिसमें आपको आरआरबी जेईई के एसएससी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का बिल्कुल डिटेल्ड में सॉल्यूशन आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। बाकी आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। ये हमारी जो आरआरबी जेईई की 52 की जो टेस्ट सीरीज थी, जिसमें 270 टोटल नंबर ऑफ टेस्ट थे, जिसमें 10 आपके फुल लेंथ टेस्ट थे। ठीक है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40, फिजिक्स केमिस्ट्री के 50, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 है आपका, और इन्वायरमेंटल पोर्शन के भी आपके 10। बाकी टीसीएस पैटर्न पे जितने पेपर हुए हैं बहुत सारे एज ए टेस्ट पेपर और पीडीएफ जी आपके टेस्ट सीरीज में अपलोड है, तो आप लोग बहुत अच्छा उससे अपना एक रिवीजन भी कर सकते हैं। बाकी जो आपके एक्स्ट्रा सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं जैसे ऑटो कैड, टनल, ड्राइंग, इनके क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में फ्री में मिल जाएंगे, तो आप लोग ये भी परचेज कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर भी आपको वहाँ मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग जो है अपने क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड। चलिए पहले क्वेश्चन से, जो हमारा पहला चैप्टर है इसमें वो है स्ट्रक्चरल फास्टनर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा था आईएस कोड विच डील्स विद द स्टील स्ट्रक्चर इज। तो पहला ही आपको क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है कि आपका जो है कौन सा आईएस कोड जो है स्टील स्ट्रक्चर्स के साथ डील करता है। ठीक है, तो अब यदि हम बात करते हैं, देखिए ऑप्शंस को देखिए, यदि आईएस 456 को देखें किसके लिए है, आईएस 456 जो है आपके किसके लिए, कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए है। ये किसके लिए है, प्लेन एंड आरसीसी रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए है आपका। ठीक है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए है, फोर्स्ड कंक्रीट के लिए। ठीक है, IS 800 की यदि मैं बात करता हूँ तो ये किसके लिए है, तो ये आपका जनरल कोड है। किसके लिए, तो ये आपका है जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील के लिए। ये जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील। ओके, IS 875 आपको पता होगा ये किसके लिए यूज होता है, तो विंड लोड ऑन बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर। किसके लिए, विंड, मैं सारे ऑप्शन आपको बता दिया, विंड लोड ऑन बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये इसके लिए यूज होता है। IS 1893 की यदि हम बात करते हैं तो ये अर्थक्वेक रेसिस्टेंस के लिए है। किसके लिए, अर्थक्वेक रेसिस्टेंस के लिए, क्राइटेरिया को बताता है, अर्थक्वेक रेसिस्टेंस। ठीक है, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर तो अर्थक्वेक रेसिस्टेंस के लिए है। तो ये आपको सारा मैंने ऑप्शन बता दिया। ठीक है, तो अब यदि हम स्टील स्ट्रक्चर के लिए बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन CG ऑफ कंप्रेशन एंड CG ऑफ टेंशन फ्लेंजेस ऑफ प्लेट गर्डर इज नोन एज। ठीक है, कह रहा है आपका जो प्लेट गर्डर होता है, ठीक है, कह रहा है उसके जो डिस्टेंस होती है CG ऑफ कंप्रेशन और CG ऑफ टेंशन फ्लेंजेस जो होते हैं उसके बीच का जो आपका डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, चलिए इसको मैं एक डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ बना करके, जिससे आपको और क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आई सेक्शन, आपको चैनल सेक्शन बना रहे हैं, आई सेक्शन एक बना रहे हैं पहले। ठीक है, इसको ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 1 सेकेंड, इसके थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, ये हमारे क्या है, कॉम्प्रेशन फ्लेंज है। ये क्या है हमारा, कॉम्प्रेशन फ्लेंज है। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्रेशन फ्लेंज हो गया, ये हमारा टेंशन फ्लेंज हो गया,
ये हमारा टेंशन फ्लेंज हो गया, टेंशन फ्लेंज हो गया, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा वेब है, क्या है, वेब है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा ये डिस्टेंस होगा, ठीक है, इसके टॉप से लेकर के और इसके बॉटम तक का, ठीक है, इसके बॉटम तक का कंप्रेशन फ्लेंज और आपका जो है टेंशन फ्लेंज, इन दोनों के टॉप से बॉटम तक का यदि हम डिस्टेंस देखते हैं, इसको हम कैपिटल डी से लिखते हैं, जहाँ पर कैपिटल डी की यदि मैं बात करता हूँ, ये क्या है आपका ओवरऑल लेंथ, क्या है, ओवरऑल लेंथ, इसको हम टोटल लेंथ भी कह सकते हैं, ठीक है, ओवरऑल लेंथ। लेकिन यदि दोनों के सी जी के बीच की यदि मैं बात करता हूँ डिस्टेंस, इसके सी जी और आपके टेंशन फ्लेंज दोनों के सी जी के बीच की यदि मैं डिस्टेंस की आपको बात करता हूँ, इसको हम डी ई से डिनोट करते हैं, किससे, डी ई। अब यदि मैं डी की बात करता हूँ, डी आपका क्या हो गया, डी ई की यदि मैं बात करता हूँ, ये हो गया इफेक्टिव डेप्थ, क्या हो गया, इफेक्टिव डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ क्या हो गया आपका, कंप्रेशन फ्लेंज और टेंशन फ्लेंज के सीजी के बीच का जो डिस्टेंस हुआ, ये हमारा हो गया आपका इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस हुआ, ठीक है, इनके बॉटम पॉइंट्स, इसका बॉटम पॉइंट और इसका टॉप पॉइंट, ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम डी से केवल दिखाते हैं, स्मॉल डी से, और स्मॉल डी क्या हो गया आपका क्लियर डेप्थ ऑफ वेब, क्या हो गया, क्लियर डेप्थ ऑफ वेब। तो आई होप ये पूरा आपको जो है समझ में आ गया, ठीक है, ये पूरा आपको समझ में आया होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन सी जी ऑफ कंप्रेशन एंड सी जी ऑफ टेंशन फ्लेंज ऑफ ए प्लेट गर्डर इज नोन एज इफेक्टिव डेप्थ। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए फिलेट वेल्ड ज्वाइंट द वीकेस्ट एरिया ऑफ वेल्ड इज, कह रहा है फिलेट वेल्ड ज्वाइंट में जो वीकेस्ट एरिया होता है वो आपका क्या होता है, ठीक है। अब यदि मैं जब फिलेट वेल्ड ज्वाइंट की यदि आपसे बात कर रहा हूँ तो क्या होगा वहाँ पर, फिलेट वेल्ड पर आपको क्या देखने को मिलेगा, टेंसाइल स्ट्रेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा जहाँ पर थ्रॉट होगा, ठीक है, जहाँ पर थ्रॉट होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, मिनिमम क्रॉस सेक्शन होता है जो फिलेट के लिए, यहाँ पर थ्रॉट जो होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, ये थ्रॉट है, ठीक है, ये थ्रॉट है हमारा, तो थ्रॉट पे आपको मिनिमम एरिया देखने को मिलता है। इसका मतलब जब यहाँ पर जो है मिनिमम एरिया देखने को मिलेगा तो यहाँ पर फेल्योर जो होने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे, और यही आपका सबसे वीकेस्ट एरिया होता है, ठीक है। सबसे वीकेस्ट एरिया क्या होता है, थ्रॉट आपका सबसे वीकेस्ट एरिया होता है, किसमें, फिलेट वेल्ड जॉइंट में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, थ्रॉट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है IS 800 2007 इज बेस्ड ऑन, कह रहा है कि जो आपका IS 800 2007 है वो किस पर बेस है, ठीक है। अब यदि हम IS 800 2007 की यदि मैं बात करता हूँ, ये आपका जनरल कंस्ट्रक्शन यदि हम बात करते हैं अपना स्टील का 800 2007, वो बेस्ड है किस पे, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन पे, किस पे है, लिमिट स्टेट ऑफ मेथड, ठीक है। और आपका पहले जो था 800 1984 वो इलास्टिक मेथड पर बेस्ड था, किस पर, इलास्टिक मेथड पर बेस्ड था। तो आपको ये क्लियर हो गया, सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका, लिमिट स्टेट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आपका बोल्ट्स आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी, का जो बोल्ट्स होते हैं सबसे ज़्यादा किसको कैरी करने के लिए सुटेबल होते हैं, शियर को, बेंडिंग को, बियरिंग को या क्रशिंग को, ठीक है। अब यदि मैं बोल्ट्स की बात करता हूँ, ठीक है, बोल्ट जो होते हैं मोस्टली यदि मैं बात करता हूँ जो एक्सियल टेंशन होता है, ठीक है, जो आपका एक्सियल टेंशन होता है उसको कैरी करते हैं, बट ये क्या करते हैं, शियर की यदि हम बात करते हैं तो टेंशन फेलियर से पहले शियर में ही क्या करते हैं, फेल कर जाते हैं। तो सूटेबल किसके लिए होते हैं, तो ये आपके जो है आपके जो एक्सियल टेंशन होता है, बियरिंग को कह सकते हैं, उसको जो है ये बियर करने में आपके जो है सूटेबल होते हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ फेल्योर इन फिलेट वेल्ड मटेरियल, कर फिलेट वेल्ड मटेरियल में जो मोड ऑफ फेल्योर होता है वो आपका क्या होता है, ठीक है। तो यदि हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 जो फिलेट वेल्ड होता है वो फेल होता है आपका शियर में, ठीक है, शियर फेल्योर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ये इस प्रकार से आपका डिजाइन किया जाता है कि यहाँ पर कंपैरेटिवली ये शियर में आपका वीक होता है और टेंशन में क्या होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं जो शियर स्ट्रेंथ की जिसकी बात करते हैं, जो शियर स्ट्रेंथ आता है FWD की यदि मैं बात करूँ, ठीक है, चलिए कहीं स्पेस है तो बता देता हूँ आपको। चलिए जब शियर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो क्या आता है आपका, जो शियर स्ट्रेंथ आता है वो आता है आपका FU/√3
गामा एम डब्ल्यू, ठीक है। जहाँ एफ डब्ल्यू क्या है आपका, ये आपका जो है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, ये आपका डिजाइन स्ट्रेंथ है, क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड, ठीक है। एफ यू क्या है, यदि हम एफ यू की बात करते हैं तो ये आपका जो स्मॉलर अल्टीमेट स्ट्रेस होता है फिलेट वेल्ड का वो है, ठीक है। गामा एम डब्ल्यू की बात करते हैं, ये आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ये क्या है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर बता दिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका ए चैनल सेक्शन कंसिस्ट ऑफ, का जो चैनल सेक्शन होता है वो किसका बना होता है, ठीक है। अब चैनल सेक्शन की यदि मैं आपसे बात करता हूँ, यदि मैं चैनल सेक्शन की बात करूँ तो इसमें फ्लेंज होता है। चैनल सेक्शन आप जब भी देखेंगे तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा, यदि आप देखेंगे डायग्राम जो चैनल सेक्शन का ऐसा कुछ, ठीक है, कुछ ऐसा होता है ना ये डायग्राम, और ये कुछ ऐसा जाता है, ये कुछ ऐसे जाता है, ठीक है। 1 सेकेंड ट्राई करता हूँ आपके लिए बनाने का। चलिए ठीक है, बन गया काम भर, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है, ये क्या हो गया इसका, ये जो पोर्शन हो गया, ये जो पोर्शन हो गया, ये इसका वेब हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका वेब हो गया। और ये फ्लेंजेस हैं, क्या होते हैं, ये इसके 2 फ्लेंजेस हैं, ये भी फ्लेंज है और ये भी क्या है, इसका फ्लेंज है। तो जब हम चैनल सेक्शन की बात करते हैं, चैनल सेक्शन में एक वेब और 2 फ्लेंज आपको देखने को मिलता है, इसको हम सी सेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वी अवॉइड बोल्टेड कनेक्शन, कह रहा है किस केस में यहाँ पर जो है हम बोल्टेड कनेक्शन जो है उसको अवॉइड करते हैं। अब यदि हम बोल्टेड कनेक्शन की बात करते हैं तो जहाँ पर आपका अर्थ प्रोन एरिया होता है, जहाँ पर अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, उस एरिया में अब चूँकि वहाँ पर क्या होगा, यदि हम डक्टिलिटी की बात करते हैं वो अब कम होता है, तो डक्टिलिटी कम होने के कारण यदि हम बोल्टेड कनेक्शन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, अर्थ प्रोन एरिया में उसको हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम लोग जो है वेल्डेड कनेक्शन या मूवमेंट कनेक्शन जो है उसको हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर आपका, कनेक्शन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक लोड, तो यहाँ पर इसको हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका if P is the pitch of the rivet and D is the gross diameter of rivet, the tearing efficiency of joint is equal to, कह रहा है आपका यदि P आपका पिच है रिवेट का, D आपका जो है ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट है, तो जो टीयरिंग एफिशिएंसी होगी जॉइंट की वो क्या आएगी, ठीक है। अच्छा, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट की यदि मैं बात करता हूँ तो क्या होता है, तो किसी भी जॉइंट की एफिशिएंसी की बात करता हूँ तो ये आपका रेशियो होता है, किसका, ये रेशियो होता है स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्टेड प्लेट्स। इनके दोनों के बीच का जो एफिशिएंसी होता है यही आपका रिवेटेड जॉइंट्स का एफिशिएंसी होता है। अब एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो जॉइंट की एफिशिएंसी की यदि मैं बात करता हूँ, देखिए आपको मैं फॉर्मूला चलिए यहाँ पर दे भी रखा है। जॉइंट की एफिशिएंसी जो होती है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट की यदि हम बात करते हैं इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या, P माइनस डी टी। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर P क्या है आपका, P की यदि मैं बात करता हूँ ये पिच है, पिच है, ठीक है। P क्या है आपका, पिच है। D की यदि मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है, ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट है, क्या है, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, ठीक है। T की यदि मैं बात करता हूँ ये आपका थिकनेस ऑफ प्लेट है, थिकनेस ऑफ प्लेट, ओके। तो एक तो ये फॉर्मूला होगा P माइनस डी इंटू टी परमिसिबल स्ट्रेस अपॉन पी टी इंटू परमिसिबल स्ट्रेस। तो एक तो ये फॉर्मूला आपका हो गया, ठीक है। और एक फॉर्मूला जब इसको करते हैं पूरा तो जाता है ईटा इक्वल टू आपका P माइनस डी अपॉन पी। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ पर सही फॉर्मूला आपको क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सी है, P माइनस डी अपॉन पी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर रिवेट diameter up to 24 mm the diameter of rivet hole is larger than the diameter of rivet by। कह रहा है कि यदि आपका रिवेट का डायमीटर अप टू 24 mm है, कह रहा जो डायमीटर ऑफ
होल है, जो रिवेट का होल है वो लार्जर देन डायमीटर ऑफ रिवेट कितना होगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि यदि डी आपका स्मॉलर देन या इक्वल टू 25 mm है तो डी डैश आपका कितना आता है, होल का डायमीटर आपका डी प्लस 1.5 mm, और यदि ग्रेटर देन 25 mm है तो आपका होल का डायमीटर डी प्लस 2 mm आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.5 mm, क्योंकि आपका अप टू दे रखा है 24, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल फास्टनर इन ए लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ लोड और स्ट्रेस इज कॉल्ड एज। कह रहा है आपका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा बिटवीन इंडिविजुअल फास्टनर्स जो होता है एक लाइन में जो है वो डायरेक्शन ऑफ लोड के डायरेक्शन में वो क्या कहलाता है। ठीक है, ऐसे तो ऑप्शन ही ऐसा दे रखा है, आप लोग क्लियरली इसको कर सकते हैं, ऑप्शन ही बहुत इजी दे रखा है। लेकिन चलिए कुछ ये समझते हैं, जैसे पिच, यदि मैं पिच की बात करता हूँ तो क्या होता है आपका पिच जो होता है ये आपका डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, और ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स और बोल्ट्स मेजर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। तो इसको हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ठीक है, ये लोड के डायरेक्शन में जो होता है ये आपका लोड के डायरेक्शन में है, ये क्या हो गया, पिच हो गया। ठीक है, गेज क्या होता है, तो गेज की यदि मैं बात करता हूँ तो ये आपका डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, लोड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो ये डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम गेज कहते हैं। ठीक है, और यदि आपका यहाँ पर मान लीजिए कोई आपका रिवेट है, मान लीजिए यहाँ पर कोई रिवेट है, ठीक है, कोई यहाँ पर है, अब यहाँ से जो आपका, ठीक है, सेंटर ऑफ होल से लेकर के, सेंटर ऑफ होल से लेकर के जो नियरेस्ट एज पर मेन प्लेट पर जो आपका पैरेलल डायरेक्शन में, लोड के पैरेलल डायरेक्शन में जो आपका होगा उसको हम कहते हैं एंड डिस्टेंस। ई से बताते हैं, क्या कहते हैं उसको हम एंड डिस्टेंस कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंड डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ इसके लिए यदि मैं देखूँ, इसके लिए यदि मैं देखता हूँ, ठीक है, इसके लिए मैं देखूँ, चलिए इसके लिए मैं देखूँ तो ये क्या होगा, ये आपका जो है एंड डिस्टेंस, ये आपका क्या आ गया, एंड डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये क्या आपका एंड डिस्टेंस, और ये आपका जो है डिस्टेंस एज डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों आप लोगों को समझ में आ गया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, ये पिच हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहे इन द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए मेंबर टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन अबाउट द एक्सिस अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड। कह रहा है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में इफेक्टिव लेंथ ऑफ मेंबर से आपका जो रेडियस ऑफ गायरेशन का क्रॉस सेक्शन के लिए आपका जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, अब यदि मैं सिलेंडरनेस रेशियो की बात करता हूं तो सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, ये आपका रेशियो होता है किसका, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और इसका यूज करके हम क्या करते हैं, डिजाइन लोड, फिर आपका कैरिंग वगैरह जो है उसको हम क्लासीफाई अपना इंटरमीडिएट, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम इसमें डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, यदि आपका लैम्डा आपका लेस देन 12 है तो शॉर्ट कॉलम होगा जो कि अल्टीमेट लोड बाई क्रसिंग में फेल होगा। यदि ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका जो है 12 है तो लॉन्ग कॉलम होगा जो कि आपका लार्ज लेटरल डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिलेटिवली लो कंप्रेसिव लोड देखने को मिलेगा। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, सिलेंडरनेस रेशियो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का था यील्ड स्ट्रेंथ एंड द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ 4.6 ग्रेड बोल्ट्स आर। करेक्ट, 4.6 ग्रेड बोल्ट के लिए जो है आपका जो स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बोल्ट जो होता है ना उसको हम क्लासीफाई करते हैं ग्रेड के रूप में, एक्स वाई ग्रेड देते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, या आपको समझ में ऐसे भी आ जाएगा, समझिएगा। हम जब बोल्ट को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, तो उसके ग्रेड जो होते हैं एक्स वाई ग्रेड होते हैं। एक्स जो है रिप्रेजेंट करता है क्या, 1/100 अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ये आपको एक्स बताता है। और यदि मैं वाई की बात करता हूं, ठीक है, तो वाई क्या बताता है, वाई आपका बताता है क्या, रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, अब बोल्ट 4.6 का दे रखा है, इसका मतलब जो स्ट्रेंथ होगा एफ यू जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका 4 टाइम्स कर दीजिए। ठीक है, तो 4 × 100
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ जाकर, तो 400 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। और यील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, क्या हो जाएगा 0.6 इंटू अल्टीमेट स्ट्रेंथ, 0.6 इंटू कितना हो जाएगा आपका 400 यदि करेंगे तो आपका 240 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट इज द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन बोल्ट्स यूज्ड फॉर कॉलम बेसिस। कह रहा है जो कॉलम बेसिस के लिए जो हम बोल्ट्स यूज करते हैं उसका जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है वो आपका कितना आता है, ठीक है। तो कॉलम बेसिस की यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। तो यदि हम कॉलम बेसिस की यदि हम बात करते हैं तो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो होता है वो आपका 120 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ और चीज़ें आपको यदि मैं बताना चाहूँ, चलिए साइड में बताता हूँ इसको, 1 सेकेंड। चलिए कुछ परमिसिबल मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है, और स्ट्रेस वैल्यू याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हैं, आपको एग्जाम में आते हैं स्ट्रेस वैल्यू, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा आपको इसमें हमें बताने की कोशिश वीडियोस में कर रहा हूँ, ठीक है। तो यदि परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेस की बात करें, यदि बात करें परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेस तो क्या आएगा 0.40 FY आता है यील्ड स्ट्रेंथ से, ठीक है। यदि परमिसिबल आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछे, परमिसिबल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको पूछे, ये आता है 0.45 FY, ठीक है। यदि आपको परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस पूछे, परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस यदि ये आपको पूछता है तो ये आएगा 0.60 FY, ठीक है। यदि परमिसिबल कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस पूछे, ठीक है, परमिसिबल कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस ये यदि आपको क्वेश्चन पूछता है तो ये हो जाएगा क्या आपका 0.66 FY। और परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस पूछे आपको, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस 0.75 FY। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए, आप लोग इनको याद कर सकते हैं, ये आपको मैंने बता दिया, आप लोग नोट भी कर सकते हैं अपने बुक में, साइड में कहीं एक पेज रख के नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पूरे क्वेश्चन का डिटेलिंग मैंने कर दिया। तो यहाँ पर जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा बोल्ट्स का कॉलम बेसिस के लिए 120 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू इंश्योर दैट कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ ए बीम इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम मूविंग लिटरली द क्रॉस सेक्शन मस्ट बी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका यदि ये इंश्योर करना है कंप्रेशन फ्लेंज जो है आपका बीम का वो रिस्ट्रेंड हो, ठीक है, लिटरली मूवमेंट से रिस्ट्रेन हो, तो क्रॉस सेक्शन आपका कैसा होगा। तो कोई भी यदि कंप्रेशन फ्लेंज की बात करता हूँ, यदि हमको ये इंश्योर करना है कि वहाँ पर जो लेटरल मूवमेंट है, ठीक है, वो रिस्ट्रेन रहे, तो क्रॉस सेक्शन आपका मस्ट भी प्लास्टिक और कम्पैक्ट होना चाहिए। आपका क्रॉस सेक्शन या तो प्लास्टिक हो या कम्पैक्ट हो, ठीक है। यदि आपको सिग्निफिकेंट डक्टिलिटी की रिक्वायरमेंट है तो आपका जो है इनवेरिएबली आपका प्लास्टिक सेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लास्टिक सेक्शन, ठीक है। बाकी यहाँ कुछ डिजाइन मेथड दे रखे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है एज पर IS कोड्स द कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ फॉर हॉट रोल्ड हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार इज। कह रहा है IS कोड के अकॉर्डिंग कह रहा है जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगा हॉट रोल्ड हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार जो है वो कितना होगा। अब चलिए कुछ हम स्टील में जो कॉमनली यूज्ड आपके जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है जो स्टील, उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ स्पेस तो है ही। अब पहला यदि मैं बात करता हूँ आपके पास माइल्ड स्टील बार की, ठीक है, माइल्ड स्टील बार, ठीक है, माइल्ड स्टील बार, ठीक है। इसको कौन देता है, इसको देता है, याद रखिएगा IS, ठीक है, आपका IS 432 पार्ट 1 याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब दूसरा यदि हम B की बात करते हैं अपना हाई यील्ड HYSD बार की यदि हम बात करते हैं, हाई यील्ड
स्ट्रेंथ डिफाउंड बार की बात करते हैं, HYSD बार की बात करते हैं, ठीक है, बार्स। ये दो प्रकार के होते हैं, ये आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला, यदि इसमें पहला बात करता हूँ तो आपका कौन सा है, हॉट रोल्ड HYSD बार। क्या है, हॉट रोल्ड HYSD बार, HYSD बार, ठीक है। ये IS, ये आपका IS इसमें दे रखा है। हॉट रोल्ड के लिए हम बात करते हैं तो 1139 में दे रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और कोल्ड बार की यदि हम बात करता हूँ, दूसरा कोल्ड वॉक्ड HYSD बार की यदि बात करते हैं, HYSD बार की यदि मैं बात करता हूँ तो ये आपको किस में देता है, ये देता है आपको कोल्ड वाले की यदि हम बात करते हैं तो कोल्ड वाला आपका IS 1786 में दे रखा है, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है जो होना चाहिए यार, ठीक है। तो हॉट रोल्ड की बात करते हैं तो 415 होता है आपका, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रहनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दिया। यदि हॉट रोल्ड की बात करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपको 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। कितना, 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है माइल्ड स्टील इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, कह रहा है किसके मैन्युफैक्चरिंग में हम माइल्ड स्टील का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है कि हाई, यदि हम बात करते हैं लो कार्बन कंटेंट होता है माइल्ड स्टील में। माइल्ड स्टील की यदि बात करते हैं तो लो कार्बन कंटेंट होता है, इसका मतलब इसको हम फोर्जिंग वगैरह में जो है इजीली कर सकते, इसका इजीली हम फोर्जिंग कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं। तो इस कारण से हम सबसे ज़्यादा, जब हम अपने माइल्ड स्टील की बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो हम जो रोल्ड स्टील सेक्शन होता है उसको बनाने में यूज में लाते हैं, ठीक है। किस में लाते हैं, आपके रोल्ड स्टील सेक्शन के लिए। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट शुड बी लेस देन, कह रहा है फिलेट जो होता है उसका इफेक्टिव लेंथ कितना होता है। तो यदि हम इफेक्टिव लेंथ की बात करते हैं फिलेट वेल्ड के लिए, ठीक है, तो स्पेसिफाइड किया जाता है किसके द्वारा, साइज और थ्रोट थिकनेस के द्वारा, ठीक है। वेल्ड का साइज और जो थ्रोट थिकनेस है उसके द्वारा, ठीक है। यहाँ पर यदि मिनिमम इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड की बात करते हैं तो 4 टाइम्स होता है साइज ऑफ वेल्ड के। थ्रोट ऑफ द फिलेट वेल्ड की बात करते हैं तो ये आपका वीकेस्ट सेक्शन होता है फिलेट वेल्ड का, ठीक है। और जो थ्योरेटिकल थ्रोट वेल्ड होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है रूट टू हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड होता है वो लेस देन कितना होता है, 4 टाइम्स साइज ऑफ द वेल्ड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिवेट होल्स शुड नॉट बी लेस देन, कह रहा जो सेंटर्स होते हैं रिवेट होल्स के उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना से आपका जो है कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। या मिनिमम पिच की बात कर रहा है तो यहाँ पर याद रखिए, जब मिनिमम पिच की बात करते हैं 2.5D लेते हैं। मैक्सिमम पिच की यदि बात करते हैं टेंशन में 16T या 200, जो इसमें से मिनिमम वो लेते हैं। और कंप्रेशन में 12T या 200 mm, इसमें जो भी मिनिमम हो वो लेते हैं, ठीक है। और यदि आपके प्लेट जो है वो आपके ट्रैकिंग रिवेट में यूज किए जाते हैं तो वहाँ पर यदि हम बात करते हैं ट्रैकिंग रिवेट जो प्रोवाइड किया जाता है पिच इन लाइन में, ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपका 32 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ आउटसाइड प्लेट या 300 mm, इससे जो भी कम है वो लेते हैं, ठीक है। यदि आपका प्लेट जो है एक्सपोज्ड है वेदर में तो पिच लाइन जो होता है वो आपका 16 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ आउटसाइड प्लेट जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या 200 mm, जो भी इसमें लेस देन हो, ठीक है। और मैक्सिमम स्पेसिंग की बात करते हैं ट्रैकिंग रिवेट्स के लिए तो कंप्रेशन जोन में 600 mm और टेंशन जोन में 1000 mm होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम पिच की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा आपका 2.5D। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ बोल्ट, कह रहा है इसमें से कौन सा एक बोल्ट का टाइप है। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शनल ग्रिप बोल्ट, ब्लैक बोल्ट, टर्न्ड बोल्ट, और ये सारे आपके बोल्ट के टाइप हैं। आपके चाहे हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट की बात कर ले, ब्लैक बोल्ट की बात कर, टर्न बोल्ट, ये सारे आपके बोल्ट के एग्जांपल हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं टाइप्स ऑफ बोल्ट में टर्न्ड या फिनिश्ड बोल्ट होते हैं जिसमें आपका जो है स्मॉल आपका टॉलरेंस होता है 0.15 माइनस 0.5 का।
ये आपका नो स्लिप कंडीशन में यूज करते हैं, डायनामिक लोडिंग के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही ब्लैक या आपका अनफिनिश्ड बोल्ट जो होता है वो हेक्सागोनल या स्क्वायर शेप का होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, टेम्प्रोरी फास्टनर के रूप में यूज करते हैं और ये डेजिग्नेटेड होता है M20 M24 रूप में, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शनल ग्रिप बोल्ट की बात करते हैं तो ये आपका फ्रिक्शन में जो है रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है लोड के लिए, ठीक है। इसको नॉर्मली 8.8 10.9 ऐसे आपको डेजिग्नेट किया जाता है। ये मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और जहाँ पर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस देखा जा रहा है वहाँ पर जो आपका बोल्ट जनरली यूज किया जाता है वो HSFG बोल्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। करें 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट्स अबाउट, करेक्ट 1 क्यूबिक मीटर जो माइल्ड स्टील होता है उसका वेट कितना होता है, या करेक्ट डेंसिटी ऑफ स्टील कितना होता है। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं स्टील के आप लोग देख सकते हैं, जैसे यूनिट मास ऑफ स्टील यदि हम डेंसिटी की बात करते हैं तो 7850 kg पर मीटर क्यूब। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो E = 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करते हैं तो G आपका 0.769 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। पॉइजन रेशियो की बात करते हैं म्यू आपका 0.3 इन इलास्टिक रेंज और 0.5 इन प्लास्टिक रेंज। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो गया आपका, तो यहाँ पर 7850 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर ए शॉप वेल्डिंग एंड फिलेट वेल्डिंग आर। तो दोनों के लिए पार्सल आपका सेफ्टी फैक्टर पूछ रखा है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, यदि हम रेसिस्टेंस गवर्नड बाय यील्डिंग की यदि हम बात करते हैं तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.10, ठीक है। यदि बकलिंग की बात करते हैं मेंबर के लिए तो आपका 1.10, ठीक है। और अल्टीमेट स्ट्रेस की बात करते हैं तो 1.25 होता है, ठीक है। ऐसे ही हम रेसिस्टेंस ऑफ कनेक्शन यहाँ पर शॉप के लिए और फील्ड के लिए बात करते हैं। बोल्ट यदि फ्रिक्शन टाइप है तो शॉप फैब्रिकेशन में 1.25, फील्ड फैब्रिकेशन में 1.25। बोल्ट बियरिंग टाइप है तो 1.25 आपका शॉप फैब्रिकेशन में और 1.25 फील्ड में भी होगा। रिवेट है तो वहाँ पर 1.25 शॉप में और फील्ड में भी 1.25, और वेल्ड है तो 1.25 आपका फील्ड शॉप में और 1.50 फील्ड में होता है। तो आपका शॉप वेल्डिंग के लिए पूछ रखा है, शॉप वेल्डिंग एंड फिलेट वेल्डिंग के लिए तो आपका 1.25 एंड 1.5 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका एज कंपेयर टू द फील्ड रिवेट्स द शॉप रिवेट्स आर, कह रहा है कि फील्ड रिवेट के कंपैरिजन में जो शॉप रिवेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो यदि हम शॉप रिवेट्स की बात करते हैं तो ये आपके एज कंपेयर टू फील्ड रिवेट आपके जो है स्ट्रॉन्गर कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल से बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये आपके लेस सस्पेक्टेबल होते हैं फील्ड टेम्परेचर वेरिएशन के, ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन में। बाकी पूरा डाटा तो मैंने पीछे आपको बता ही दिया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और डाटा आप लोग देख सकते हैं, जैसे यदि हम यहाँ पर एक्सियल टेंशन की बात करते हैं तो पावर ड्रियन में सॉफ्ट रिवेट की बात करते हैं, सॉफ्ट रिवेट की बात करते हैं 100 होता है। सीयर यदि हम बात करते हैं तो आपका 100 और बियरिंग आपका 300। फील्ड रिवेट की बात करते हैं तो आपका एक्सियल टेंशन आपका 90 MPa, सीयर आपका 90 MPa और आपका बियरिंग 270 MPa। हैंड ड्रिवन रिवेट्स में बात करते हैं 80 आपका एक्सियल टेंशन, 80 आपका सीयर और आपका 250 बियरिंग आता है। क्लोज टॉलरेंस एंड टर्न बोल्ट्स की बात करते हैं 120 आपका एक्सियल टेंशन, 100 सीयर और 300 आपका बियरिंग होता है। बोल्ट्स इन क्लियरेंस होल्स की बात करते हैं तो एक्सियल टेंशन आपका 120, सीयर आपका 80 और बियरिंग आपका 250 आता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद कर सकते हैं, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू आपका शॉप रिवेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TMT, कह रहा है TMT का फुल फॉर्म तो आपको पता है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड स्टील जो है उसको हम क्या कहते हैं TMT के नाम से जानते हैं, जो कि आपका हाई यील्ड स्ट्रेंथ आपका जो है एक प्रकार का हाई स्ट्रेंथ स्टील बार होता है, जो कि वेल्डिंग वगैरह उसका स्ट्रेंथ जो है डक्टिलिटी सब अच्छा खासा होता है, ठीक है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड TMT, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका IS कोड फॉर स्टील स्ट्रक्चर इज, ऊपर बता चुका हूँ स्टील स्ट्रक्चर के लिए IS 800। कह द मिनिमम एज डिस्टेंस फॉर रिवेट्स ऑफ डायमीटर D इन स्टील प्लेट सेल बी, कह रहा है आपका जो मिनिमम एज डिस्टेंस कह रहा है आपका जो है, कह रहा है कि जो रिवेट्स होती हैं उनके लिए आपका मिनिमम एज डिस्टेंस कह रहा है कितना होगा, जहाँ पर डायमीटर D दे रखा है स्टील प्लेट्स का, ठीक है। तो
हम ये मिनिमम एज एंड एंड डिस्टेंस की बात करते हैं, मशीन कट के लिए 1.5 इंटू होल डायमीटर, सीयर्ड और हैंड प्लेन कट्स के लिए यदि हम एज की बात कर रहे हैं तो 1.7 इंटू होल डायमीटर, मैक्सिमम एज डिस्टेंस की बात करते हैं तो 12 आपका एप्सिलॉन टी होता है, जो कि एप्सिलॉन की यदि हम बात करते हैं तो ये आता है 250/fy। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1.5 इंटू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेकिंग एंड ड्रिलिंग ऑफ होल्स इन मेंबर ऑफ स्टील सेल बी डन विद द यूज ऑफ। कह रहा है कि जो हम होल्स जो अपना बनाते हैं या ड्रिल करते हैं वो किसके जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो प्रोसेस आपका ड्रिलिंग कराता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ड्रिलिंग मशीन का यूज करके करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स ओवर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर इज। कह रहा है कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के ऊपर जो हमारा जो एडवांटेज होता है स्टील स्ट्रक्चर का वो आपको क्या होता है। ठीक है, तो आपका यदि हम स्टील को कॉमनली बात करते हैं हम रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में भी यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई स्ट्रेंथ आपका जो है, ठीक है, जो स्टील की यदि हम बात करते हैं तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका और इलास्टिसिटी देखने को मिलता है, थर्मल कोफिशिएंट आपका नियरली इक्वल कंक्रीट के मिलता है। ठीक है, एक्चुअली जब आप कंक्रीट की बात करो स्टील दोनों के अलग यदि मैं बात करता हूँ तो स्टील की यदि बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए स्टील जो है इसका जो है डिसमेंटल होगा तो भी आपको वैल्यू देगा, लेकिन कंक्रीट कोई वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, और दूसरी बात जो है स्टील जो है हायर स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, लाइट वेट के लिए भी स्ट्रक्चर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन आपका अच्छा आता है वहाँ पर एज कम्पेयर टू कंप्रेशन, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि है कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका लेसिंग इज सब्जेक्टेड टू। कह रहा है जो लेसिंग होता है, ठीक है, उस पर क्या आता है। अब लेसिंग की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो लेसिंग की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका टोटल ट्रांसवर्स शियर जो होता है उसको क्या करता है, रेसिस्ट करता है। ठीक है, जब एक्सियल लोडिंग आती है तो उस कंडीशन में टोटल ट्रांसवर्स शियर को क्या करता है, आपका रेसिस्ट करता है। ठीक है, तो लेसिंग का काम यही है कि आपका जो है ट्रांसवर्स शियर को रेसिस्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं लेसिंग इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग। ओके, ट्रांसवर्स शियर करेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सही ए हो जाएगा, डी नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्रेशन मेंबर। कर रहा है इनमें से कौन सा कंप्रेशन मेंबर है। तो आपको कंप्रेशन मेंबर की यदि मैं बात करता हूँ तो आपको पता है जो जिस पे आप कंप्रेसिव फोर्स को बियर कर सकते हैं कंप्रेशन मेंबर है, जो कि स्ट्रट आपका क्या है कंप्रेशन मेंबर है, जो कि रूफ ट्रस वगैरह ब्रेसिंग वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल राफ्टर क्या है आपका टॉप कॉर्ड मेंबर होता है, जो कि आपका रूफ ट्रस या बूम में एज ए प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर आपको क्रेन में यूज में लाया जाता है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्ट्रट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आपका द स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन इज डिफाइंड बाय कर्व्स कोरस्पॉन्डिंग टू। एक्चुअली जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर की बात करते हैं, जब एक्सियल कंप्रेशन आता है तो उसका जो कर्व होता है ना उसको हम लोग जो डिफाइन करते हैं उसके कर्व को, तो हम लोग जो है बी सी डी ई करके करते, ए भी आता है, ए बी सी डी तक करते हैं। ठीक है, तो ये आपका उसको डेजिग्नेट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, अब कर्व ए की यदि मैं बात करता हूँ तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, चलिए इसको बता देता हूँ एक बार। चलिए ठीक है, अब कर्व ए की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, कर्व ए की बात करते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है क्वासी परफेक्ट शेप को। किसको, क्वेश्चन बन सकता है क्वासी परफेक्ट शेप। ठीक है, जैसे हॉट रोल्ड आई सेक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आपका जो बकलिंग होता है वो परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, तो ये भी कह सकते हैं जहाँ पर वेयर बकलिंग इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ठीक है, कर्व ए की बात कर लिया मैंने। यदि कर्व बी की मैं बात करता हूँ, ठीक है, कर्व बी की यदि मैं बात करता हूँ, कर्व, ठीक है, यदि कर्व बी की मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो कर्व बी जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसको है, ये मीडियम इम्परफेक्शन को, शेप विथ मीडियम इम्परफेक्शन। किसको, ये आपका मीडियम इम्परफेक्शन तो ये इस शेप को बताता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है।
और यहाँ पर जो बकलिंग होगा, यहाँ पर याद रखिए जो बकलिंग होगा, ठीक है, इसमें यदि हम बकलिंग की बात करते हैं वो मेजर एक्सिस से अबाउट होगा। बकलिंग इज अबाउट मेजर एक्सिस, इज अबाउट मेजर एक्सिस, ठीक है। कर्व बी की बात करिए, यदि हम कर्व सी की बात करते हैं, ठीक है, यदि हम कर्व सी की यदि मैं बात करूं, ठीक है, कर्व सी जो है अपना, कर्व सी की यदि मैं बात करता हूं, 1 सेकेंड, ठीक है, कर्व सी की बात करता हूं, ये आपका जो है इम्परफेक्शन को बताता है, लॉट ऑफ, कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है लॉट ऑफ इम्परफेक्शन को, बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शन को, लॉट ऑफ इम्परफेक्शन, जैसे चैनल एंगल वगैरह की हम बात करते हैं, चैनल हो गया, चैनल एंगल हो गया, टी शेप्ड सेक्शन हो गया, उन सबको बताता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका आई सेक्शन जो है बकलिंग अबाउट द मेजर एक्सिस होता है यहाँ पर, ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। कर्व सी, कर्व डी की यदि मैं आपसे बात करता हूँ, कर्व डी की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम इम्परफेक्शन को, तो याद रखिएगा ये किसको बताता है, मैक्सिमम इम्परफेक्शन, ठीक है। यहां पे बकलिंग जो अकर करता है अबाउट माइनर एक्सिस, ठीक है, कर्व डी है ना, माइनर एक्सिस, बकलिंग इज अबाउट माइनर एक्सिस, तो ये भी आपको मैंने डिटेल में बता दिया इस चीज़ को भी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, चलिए, तो आपका क्या किससे डिजिग्नेट करते हैं, ए बी सी डी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर इज आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, कह रहा है किस मेंबर पे यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा होता है, तो आपको पता ही है कि आपका चाहे कॉलम हो, चाहे पिलर हो, चाहे स्ट्रट, इन सब पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आपका लगा होता है, तो ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट लग एंगल यूज्ड टू कनेक्ट हेवली लोडेड टेंशन मेंबर टू गसेट प्लेट, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं जो कि बता रहे हैं कि जो लग एंगल यूज किया जाता है वो हेवली लोडेड टेंशन को कनेक्ट करने के लिए, मेंबर जो होता है गसेट प्लेट से उनको कनेक्ट करने के लिए यूज लाया जाता है। कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, कह द लेंथ ऑफ एंड कनेक्शन इज रिड्यूस्ड, कह इसके द्वारा हम एंड कनेक्शन के लेंथ को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। करे बाई यूजिंग द लग एंगल्स देयर विल बी सेविंग इन द गसेट प्लेट, करे लग एंगल का यूज करके हम गसेट प्लेट को सेव कर सकते हैं। करे कॉस्ट ऑफ कनेक्शन इंक्रीजेज ड्यू टू एडिशनल फास्टनर एंड एंगल रिक्वायर्ड, कह रहा है कि यदि एडिशनल फास्टनर और एंगल रिक्वायर्ड जो हमारे होते हैं उसके द्वारा हमारा जो कॉस्ट हुआ कनेक्शन का वो इंक्रीज कर जाएगा। चलिए लग एंगल्स की यदि हम बात करते हैं, ये क्या होता है, तो ये आपका शॉर्ट लेंथ ऑफ एंगल होता है बिटवीन सेक्शन यूज्ड एट ए ज्वाइंट, किसी भी ज्वाइंट पर यूज करके हम क्या करते हैं, हम कनेक्शन करते हैं आउटस्टैंडिंग लेग का मेंबर से, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम लेंथ ऑफ ज्वाइंट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और लग एंगल जो हम प्रोवाइड करते हैं वो हमारा बिगिनिंग ऑफ ज्वाइंट पे प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, जिससे इफेक्टिवली ये लोड को शेयर कर सके, ठीक है। लग एंगल जो होते हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते लोड को ट्रांसफर करने के लिए ड्यू टू एसेंट्रिसिटी ऑफ सीजी ऑफ रिवेट, तो ये कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 3 तो सही है, 2 का कोई इसमें कोई मतलब नहीं, तो 1 और 3 आपका सही है, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का है द डबल लेसिंग बार, द डबल लेसिंग सेल बी डिजाइन टू रेसिस्ट ट्रांसफर शियर भी इक्वल टू, कह रहा है जो डबल लेसिंग होता है, कह रहा है कि वो डिज़ाइन किया जाता है ट्रांसफर शियर को रेसिस्ट करने के लिए। तो यदि हम बात करते हैं डबल लेसिंग की, यदि हम बात करते हैं तो ये 2.5 टाइम्स ऑफ द टोटल एक्सियल फोर्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर जो है आपके ट्रांसफर शियर को रेसिस्ट करता है, तो कितना करता है आपका 2.5%। तो अब नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, बीम प्लेट गर्डर एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, तो ये आपका इसमें लास्ट चैप्टर है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका स्टिफनर्स आर यूज्ड इन ए प्लेट गर्डर टू, कह रहा है प्लेट गर्डर में जो स्टिफनर्स होता है वो हम किसके लिए यूज में लाते हैं, ठीक है। अब यदि मैं स्टिफनर्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो स्टिफनर का यूज हम प्लेट गर्डर में हम बकलिंग, जो वेब की बकलिंग होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज में लाते हैं। अब स्टिफनर भी कई प्रकार से होते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो आपका एज पर IS 800/2007 जब स्टिफनेस का क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहला क्या आता है आपका इंटरमीडिएट, पहला जो आता है आपका आता है इंटर, आपको एक एक बता देता हूँ, मीडिएट, ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर, ठीक है। अब इसको किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, तो इसको हम प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, इसको हम प्रोवाइड करते हैं बकलिंग स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। आपके सिलेंडर वेब के कारण शियर के कारण जो सिलेंडर वेब में बकलिंग स्ट्रेंथ आ रही है उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज में लाते हैं। तो क्या कह सकते हैं क्या, टू इम्प्रूव द बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए सिलेंडर, पूरा बता ही देते हैं, सिलेंडर नहीं, एक सेकंड गलत हो गई है, बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए सिलेंडर वेब ड्यू टू शियर ऑफ ए सिलेंडर वेब ड्यू टू शियर, ठीक है। तो इसमें प्रिवेंट करने का काम आता है, ठीक है। अगला यदि हम बात करते हैं बी, यदि हम बात करें लोड कैरिंग स्टिफनर की बात करते हैं, लोड कैरिंग स्टिफनर की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, लोड कैरिंग स्टिफनर की यदि मैं बात करता हूँ, तो कंसंट्रेटेड लोडिंग है यदि उसके कारण वेब में यदि बकलिंग देखने को मिलता है उसको प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, लोड कैरिंग स्टिफनर करता है। टू प्रिवेंट लोकल बकलिंग आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ वेब ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोडिंग, ये उसको प्रिवेंट करने का काम करेगा, ठीक है। इसी तरह यदि मैं बात करता हूँ आपसे, यदि हम बियरिंग स्टिफनर की बात करते हैं, आपसे बियरिंग स्टिफनर की बात करते हैं, कुछ बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा इसमें क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। बियरिंग स्टिफनर की यदि मैं बात करता हूँ, बियरिंग स्टिफनर की यदि मैं बात करूँ, ठीक है, बियरिंग स्टिफनर की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो बियरिंग स्टिफनर क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है किसको, प्रिवेंट, वन सेकेंड, ये आपको यदि बात करता हूँ, ये किसको प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है किसको, प्रिवेंट लोकल, ठीक है, ये प्रिवेंट करता है लोकल क्रशिंग ऑफ द वेब, लोकल क्रशिंग ऑफ वेब ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग, ठीक है। एक और आपको बता देता हूँ, ऐसे तो यहाँ पर टेंशन स्टिफनर भी है, डायगोनल स्टिफनर भी है, आपका टॉर्जनल स्टिफनर भी है, ठीक है। टेंशन स्टिफनर के बारे में बता देता हूँ आपको, टेंशन स्टिफनर इंपॉर्टेंट है ये सब, टेंशन स्टिफनर, यदि मैं टेंशन स्टिफनर की ये आपसे बात करता हूँ, तो ये क्या करता है आपका, टेंशन स्टिफनर जो है ट्रांसमिट करता है किसको, ये ट्रांसमिट करता है आपके जो फोर्सेज होते हैं जो कि वेब पे आ रहे हैं थ्रू फ्लेंज, ठीक है, तो उसको क्या करता है ये ट्रांसमिट फोर्सेज अप्लाइड टू वेब थ्रू फ्लेंज। तो ये कुछ स्टिफनर आपको बता दिए। यदि मैं टॉर्जनल स्टिफनर की बात करता हूँ तो इसको प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, तो आपके टॉर्जनल रेसिस्टेंस जो बीम और गर्डर सपोर्ट में होता है उसके लिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और लोकल रेनफोर्समेंट के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, डायगोनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं स्टिफनर। तो ये आपको मैंने बता दिया। तो चलते हैं क्वेश्चन पे।
तो स्टिफनर जो है किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, तो अवॉइड बकलिंग ऑफ वेब प्लेट के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टील बीम सपोर्टिंग लोड्स फ्रॉम द फ्लोर स्लैब एज वेल एज फ्रॉम वॉल इज टर्म्ड एज। कह रहा है जो स्टील बीम जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लोड फ्रॉम द फ्लोर स्लैब एज वेल एज आपका फ्रॉम वॉल, उसको हम क्या कहते हैं, एकदम स्पेंड्रल बीम। देखिए ये हमारा स्पेंड्रल बीम है, ठीक है, स्पेंड्रल बीम। स्पेंड्रल बीम की यदि बात करते हैं, जब हाई राइज बिल्डिंग का केस हो, ठीक है, जहाँ पर मैसनरी वॉल जो होते हैं वो जनरली आपके जो सेल्फ वेट है और जो स्लैब का वेट है उसको जो है आपका जो है रेसिस्ट नहीं कर पाए, तो उस केस में हम स्पेंड्रल बीम प्रोवाइड करते हैं। क्या होता है यहाँ पर कि आपका जो बीम होता है वो एक्सटीरियर वॉल जो होती है वहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं फ्लोर लेवल पे, जिससे हमारे वॉल को क्या करता है, वॉल लोड को सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, इसको हम स्पेंड्रल बीम कहते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, स्पेंड्रल बीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एन एलिमेंट यूज टू रिटेन और प्रिवेंट द आउट ऑफ प्लेन डिफॉर्मेशन टू प्लेट इज रेफर्ड एज। कहा कि जो एलिमेंट आपका जो क्या करता है, रिटेन करता है, प्रिवेंट करता है आउट ऑफ प्लेन डिफॉर्मेशन ऑफ प्लेट, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं अपना जो स्टिफनर होता है, ये आपका सेकेंडरी प्लेट होता है, जो कि आपका क्या करता है, ये आपके जो है फ्लेंजेस जो डिफॉर्मेशन होता है उसको आपका ट्रांसफर करता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्टिफनर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन केस ऑफ वेब क्रिपलिंग द डिस्पर्सन ऑफ लोड फ्रॉम बियरिंग प्लेट टेक्स प्लेस एट। कह रहा है आपका वेब क्रिपलिंग केस में जो डिस्पर्सन ऑफ लोड है वहाँ पर जो बियरिंग होती है वो कितने एंगल पर होती है। तो यदि हम लोड डिस्पर्सन की बात करते हैं तो उस केस में जो वेव ऑफ बीम होता है टिपिकली आपका जो एंगल अप्रॉक्स आपका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से होता है वो आपका 45 डिग्री होता है। कितना होता है, 45 डिग्री। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, अंडर व्हाट सिचुएशन विल ए गसेटेड बेस बी प्रोवाइडेड एट कॉलम। करा गसेट बेस जो होता है किस केस में हम कॉलम में प्रोवाइड करते हैं। तो गसेट बेसिस की यदि हम बात करते हैं तो जहाँ पर हाई लोड है और उसको ट्रांसफ़र करना है तो हम क्या करते हैं, फाउंडेशन टू कॉलम हम गसेट प्लेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस केस में हम इसको प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपका एडिशनल स्ट्रेंथ दे देगा, बियरिंग एरिया को क्या करेगा, थोड़ा बढ़ा देगा स्टैंडर्ड प्लेट का, तो ये भी आपका ट्रांसफ़र सही से कर पाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा कॉलम कैरीज हायर लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर मैच करना है, टाइप ऑफ बीम कनेक्शन दे रखा है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा आपका, फ्लेंज एंड वेब ओनली। टाइप ऑफ बीम कनेक्शन तो फ्लेंज एंड वेब ओनली। फ्रेम्ड कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो फ्रेम्ड कनेक्शन जो है ये आपका वेब क्लिट्स को कनेक्ट करते हैं, ये आपके वेब जो क्लिट्स होते हैं उसको कनेक्ट करते हैं, तो वेब क्लिट ओनली हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, चलिए एक बार इसको देख देते हैं, टाइप ऑफ बीम कनेक्शन को देखते हैं। ठीक है, तो दो यदि यहाँ पर देख लेते हैं एक बार इसको, टाइप ऑफ बीम कनेक्शन, तो टू आर मोर देन आपके टू बीम्स है, टू आर मोर बीम्स जो है एक जंक्शन पे आ रहे हैं तो उसको कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और ये ईच अदर का मतलब एक दूसरे का यूज करके फ्लेंज और वेब क्लिप्स को कनेक्ट करता है। फ्रेम कनेक्शन यूजुअली जो है आपका जो है वेब क्लिप्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, जो आपका अनस्टीफन कनेक्शन होता है ये आपका फ्लेंज जो क्लिट होती है जो लार्ज होती है उनको कनेक्ट करता है एडिशनल आपका कनेक्शन मेंबर से। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो फ्रेम्ड कनेक्शन की यदि मैं बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका ए का, तो आपका यदि हम बात करते हैं तो ए का हो जाएगा आपका फ्लेंज एंड वेब ओनली। ठीक है, फ्रेम्ड कनेक्शन की, अच्छा फ्रेम्ड कनेक्शन है तो फ्रेम्ड कनेक्शन की यदि मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा फ्लेंज क्लिट ओनली। अनस्टीफन कनेक्शन की यदि हम बात करते हैं तो जब कनेक्शन मेंबर कनेक्टिंग मेंबर्स ओनली, और स्टीफन स्लिट कनेक्टर की बात करते हैं तो ये आपका वेब क्लिट ओनली। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ए लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द ट्रस इज कॉल्ड। कर रहा है कि जो लाइन जो ट्रस के वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं। तो जो लाइन आपके ट्रस के वर्टिसेस को कनेक्ट करता है उसको हम कहते हैं रिज लाइन। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिज लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन ए ट्रस्ट ब्रिज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पैन इज। का ट्रस्ट ब्रिज में जो स्पैन का मैक्सिमम लिमिट होता है वो कितना होता है। ट्रस्ट ब्रिज में यदि हम बात करते हैं तो ये मोस्ट कॉमन ब्रिज होता है जो कि आपका ब्रिजेज में यूज करते हैं, जो कि आपका स्पैन 10 मीटर टू 300 मीटर होता है। ठीक है, आपका ब्रिजेज जो है आपका स्पैन जो कॉमन 50 टू 60 मीटर को देखने को मिलता है। ठीक है, आर्च ब्रिज की बात करते हैं तो स्पैन रेंज 3 टू 15 होता है मशीनरी में। स्लैब ब्रिज की बात करते हैं तो अप टू 9 मीटर होता है। गर्डर एंड बीम की बात करते हैं 10 टू 60 मीटर होता है। ठीक है, और ट्रस ब्रिज की बात करते हैं 30 टू 35 मीटर होता है।
ठीक है, सिंपली सपोर्टेड के लिए, और आपका अप टू 550 होता है कैंटिलीवर्ड के लिए। सस्पेंशन ब्रिज की बात करते हैं तो 500 से 1400 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका 3280 मीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा आपका द ब्रेसिंग प्रोवाइडेड इन द प्लेन ऑफ एंड पोस्ट इज कॉल्ड। करके एंड जो हमारे एंड पोस्ट होते हैं उनके एंड पोस्ट जो होते हैं उसके प्लेन पर जो हम ब्रेसिंग प्रोवाइड होते हैं करते हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पोर्टल ब्रेसिंग होता है उसको हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, पोर्टल ब्रेसिंग को हम प्रोवाइड करते हैं प्लेन ऑफ एंड पोस्ट पे। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा पोर्टल ब्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन का द गर्डर्स हैव 2 or more than 2 वेव्स आर कॉल्ड। तो यदि किसी भी गर्डर में 2 या 2 से अधिक वेव हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं बॉक्स गर्डर। ठीक है, क्या कहते हैं बॉक्स गर्डर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें फॉर वर्टिकल स्टीफन वेव ऑफ प्लेट गर्डर द लेसर क्लियर डायमेंशन ऑफ प्लेन शुड नॉट एक्सीड। कह रहा है वर्टिकल स्टीफन वेव है प्लेट गर्डर के लिए, कह रहा है कि वहाँ पर जो क्लियर डायमेंशन होगा वो किससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो लेसर क्लियर डायमेंशन हो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, तो एज पर IS 800-2000 इन केस ऑफ प्लेट गर्डर विथ वर्टिकल स्टीफनर एंड हॉरिजॉन्टल स्टीफनर, जो लेसर एंड ग्रेट अनसपोर्टेड क्लियर डायमेंशन ऑफ वेब पैनल है आपका 180T एंड 270T आपका रिस्पेक्टिवली, इससे ज़्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिंग की बात करते हैं आपका वर्टिकल स्टीफनर के लिए 1.5D, मिनिमम स्पेसिंग बात करते हैं वर्टिकल स्टीफनर का 0.33D होता है। ग्रेटर क्लियर पैनल डायमेंशन इन लेस देन आपका 270 TW, और आपका लेसर क्लियर पैनल डायमेंशन इज लेस देन 180 TW, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो गया आपका, यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो गया 180T हो जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का EOT क्रेन मीन्स का EOT क्रेन का मतलब क्या होता है, तो EOT क्रेन जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन। ठीक है, जो कि आपका ओवरहेड क्रेन जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि ब्रिज वगैरह की स्पैन बढ़ाने में यूज में लाया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नेम द स्ट्रक्चरल मेंबर कनेक्टिंग ऑल द ट्रसेज एंड आल्सो सपोर्टिंग द रूफिंग सीट। कह रहा है कि यहाँ पर जो है स्ट्रक्चरल मेंबर जो कि क्या करता है, जो ट्रसेज हैं उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, और सपोर्ट करता है रूफिंग सीट्स को, तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा प्रिंसिपल मेंबर होता है, ठीक है, जो आपका पर्लिन जो होता है वो क्या करता है, पर्लिन जो होता है वो मेंबर्स को कनेक्ट करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपके प्रिंसिपल राफ्टर को। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही ऑप्शन हो गया आपका पर्लिन्स। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने स्टील स्ट्रक्चर के क्वेश्चन को देख लिए हैं। आगे के वीडियोज़ में हम अदर भी सब्जेक्ट एक एक करके देखेंगे। बाकी यदि वीडियो आप लोग के लिए सही लगी हो, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी हम लोग कंटिन्यूसली आपको कंप्लीट कराएंगे एक एक सब्जेक्ट। ओके, थैंक यू एवरीवन।